दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मौसम नुक्कड़ नाटक के एक गीत और 5 दृश्यों की व्याख्या सूत्रधार के साथ समझाया था। आज इस वीडियो के माध्यम से शेष भाग की व्याख्या को हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा जैसे मैंने पिछले वीडियो में ये बतलाया था कि नुक्कड़ नाटक की ये एक ख़ास विशेषता होती है कि जहाँ कहीं भी ये मंचित किया जाता है लोगों को आकर्षित करना उसका मूल उद्देश्य होता है। और जब मंचन हो रहा होता है तो ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर लोग होते हैं। जैसा कि नुक्कड़ शब्द के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको भली भांति इस शब्द का जो सार्थक अर्थ है, जो भावार्थ है, वो मैंने आपको समझाया था। यहाँ फिर मैं आपको दोहरा दूं कि किसी भी नुक्कड़ नाटक की जो शुरुआत होती है, जो प्रारंभ, वो किसी न किसी गीत को लेकर जो भी समस्या उनको लोगों तक पहुंचाना होता है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित चंद पंक्तियां कविता की शक्ल में होती हैं और ये आवाज के साथ साथ स्वर इस तरह से गुनगुनाया जाता है कि उस तरफ से गुजरने वाले लोग आकर्षित हो सकें। तो यहां पर इस वीडियो में जो सेकंड पार्ट है मौसम नुक्कड़ नाटक का, जिसे अरविंद गौड़ जी ने लिखा हुआ है, इसमें जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा जो अंश है, वो गीत के माध्यम से, देखिए यहां पर जो शीर्षक दिया गया है आप देख सकते हैं इसको कि गीत 2, गीत के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना यह मूल मकसद है। गीत यह है कि बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया, कभी तुम कहते हो वहां वह हो गया। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया, कभी तुम कहते हो वहां वह हो गया। बात समझ ले, समझ ले, 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 जो भी होता है तू ही तो बीज होता है। जो भी होता है हम ही तो बीज होते हैं। अब यहां पर सीधे सादे सरल शब्दों के माध्यम से ये समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जो भी समस्या होती है उसका मूल जो माध्यम होता है, जो जड़ होता है, जो जरिया होता है, वो स्वयं व्यक्ति होता है, मानव समाज होता है। तो इस गीत के माध्यम से जल प्रदूषण या हमने जिस तरह से पेड़ पौधों को बिना सोचे समझे काटना शुरू किया अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, उससे समाज पर उसका कितना निषेधात्मक दुष्प्रभाव पड़ता है, उस बात को यहाँ पर अरविंद गौड़ जी ने इस मौसम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाने का सफल प्रयास किया है। तो चलिए दृश्यों के माध्यम से हम एक एक करके समझते हैं कि गौड़ जी ने इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किस भांति जो लोग वहां से गुजर रहे हैं, जो समाज वहां से गुजर रहा है, उन लोगों तक अपनी बातों को रखने का वो प्रयास करते हैं। दृश्य 6, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, इतना परेशान क्यों लग रहा है? दूसरा जवाब दे रहा है, क्या बताऊं, खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया, उससे जो पैसे आए उन पैसों को लेकर शहर गया और अच्छी फसल के लिए कीटनाशक दवाइयां लेकर आया, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। बारिश तो समय पर आती नहीं, लगता है कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया मैंने। दोस्तों, आप ये अच्छे से जानते हैं भारत देश एक ऐसा कृषि प्रधान देश है जहां पर अल्प वृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये 3 तरह की बारिश किसान की जिंदगी में बहुत बुरा असर लेकर आती। बहुत ज्यादा बारिश भी फसल को नुकसान पहुंचाती है, बारिश ना हो सूखा पड़ जाता है, कम बारिश हो तो फसल पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर लेखक ने
दो किसानों के माध्यम से, दो लोगों के माध्यम से इसी बात को रखने की कोशिश की है कि फसल में जो कीड़े लग जाते हैं, बारिश के बाद जो प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम पैदा होती है, पेस्टिसाइड्स लेकर आया जाता है, उन दवाइयों को लेकर आया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं फसल पर जब उसका अच्छा प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ता तो किस तरह से किसान समाज परेशान हो उठता है, वो यहां पर इन दोनों लोगों के माध्यम से या कुछ लोगों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से जो है मंचित किया जा रहा है, डायलॉग्स को डिलीवर किया जा रहा है। तीसरा कह रहा है, सुन, ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता? ट्यूबवेल लगवा तो लूं, लेकिन बिजली आए तब ना, और पानी का स्तर यानी लेवल भी तो कितना नीचे चला गया है। पहला कह रहा है तो क्या करेगा तू अब, और तेरे हाथ में ये छाले कैसे पड़ गए? दूसरा जवाब दे रहा है, मैंने सोच लिया है, मैं भी जल्दी फसल उगाने के लिए बाकी किसानों की तरह ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक दवाइयां डालूंगा अपनी फसल में, प्रयत्न करने में क्या हर्ज है? आप ये अच्छे से जान रहे हैं कि आज के दौर में फसल में वृद्धि करने के लिए, पैदावार अनाज की ज्यादा हो, इसलिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग जो है धड़ल्ले से किया जा रहा है। अनाज तो भरपूर मात्रा में पैदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वही अनाज पेस्टिसाइड्स को, कीटनाशक दवाइयों को हम इंसानों तक, जानवरों तक, प्राणियों तक, जीव जंतुओं तक पहुंचाने का कारण भी बन रहा है। तीसरा कह रहा है, पागल मत बन, भूल गया कमलेश को, यही सब इस्तेमाल करने की वजह से उसके हाथ जल गए थे और आर्थिक हालत, इकोनॉमिकल कंडीशन, माली हालात और भी खराब, बदतर हो गई थी। कर्जा लिया, वक्त पर नहीं दे पाया तो तंग आकर क्या हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। जरा सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? स्टूडेंट साहब ये भली बात ही जानते हैं कि किसानों के यहां जितनी आत्महत्या होती है समाज में और किसी भी वर्ग में, किसी भी समुदाय में, इस प्रकार की आत्महत्याएं जो है ना के बराबर दिखलाई पड़ती हैं। क्यों? किसान मेहनत करता है, अथक परिश्रम करता है, बावजूद उसको दो वक्त की सही ढंग से रोटी नसीब नहीं हो पाती। वो सुख सुविधाएं जो आदमी किसानी नहीं करता उसको मिल जाती हैं, लेकिन किसान जो समाज का अन्नदाता है, उसे एक वक्त पेट भरने के लिए सही ढंग से अनाज मिले, ये बड़ा मुश्किल और बड़ा सोचने में बड़ी अजीब सी बात लगती है। दूसरा कह रहा है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी तूफान आ जाता है, अगर ये बारिश समय पर हो जाए तो हमारी आधी मुश्किलें हल हो जाए। अब यहां पर जैसा मैंने बताया कि भारत कृषि प्रधान देश, पूरी तरह से वर्षा ऋतु पर निर्भर, यहां पर ऐसा नहीं नदियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां पर पूरा का पूरा किसान वर्ग जो है वर्षा ऋतु पर निर्भर करता है, और वर्षा कभी आई, नहीं आई, आई तो बहुत, नहीं आई तो बिल्कुल नहीं, तो कहीं ना कहीं इससे कृषक समाज जो है बहुत ही दुखी और चिंतित रहता है। इस स्लाइड में तीसरे गीत के माध्यम से फिर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का यहां पर मंतव्य दिखलाई पड़ रहा है। काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। देखिए इन दो लाइनों के माध्यम से, काले मेघा निकाले काले बादलों, बारिश कृषक समाज के लिए अत्यावश्यक, मात्र किसान वर्ग के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बहुत ही अहम बारिश का पानी होता है। यह न सिर्फ पेड़ पौधों को बल्कि इंसानों को, जीव जंतुओं को भी तृप्ति प्रदान करता है, उनकी जिंदगी में खुशहाली लाता है। धरती जो तप रही होती है उसको सुकून देता है, उसको शांति देता है। कहने का मतलब यह कि काले काले बादलों की मनुहार यहां पर लेखक कृषक समाज के माध्यम से इस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहे हैं कि उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बादल से बरसने वाले पानी जिंदगी देने वाली चीजें होती हैं। अब इन्हें हम दृश्यों के माध्यम से एक करके समझ लेते हैं। अब पति पत्नी के बीच में किस प्रकार की बातें हो रही हैं, क्योंकि मात्र जल से संबंधित किसी एक वर्ग, विशेष वर्ग को समस्या नहीं होती है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के व्यापार, मछली पालन या इस तरह के अन्य और भी तरह की चीजों का
वो व्यापार करते हैं, और मछली पालन नुकसान उस वक्त उनको पहुंचता है, उन व्यापारियों को, जब प्लांट से निकलने वाला जहरीला केमिकल नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से उन तालाबों में, पोखरों में या जहां पर मछलियों को पाला जाता है वहां पहुंच जाती हैं और सारी की सारी मछलियां खत्म हो जाती हैं। जो उनसे जुड़े हुए मजदूर हैं, जो उनसे जुड़े हुए व्यापारी हैं, किस प्रकार से उनका नुकसान होता है, आम इंसान का नुकसान होता है, वो यहाँ पर इस परिवार के माध्यम से बताया गया है। पति कह रहा है आज भी एक भी मछली नहीं फंसी। पत्नी कह रही है ऐसा कब तक चलेगा, घर में एक पैसा जो नहीं है, आज भी बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाना पड़ा। पति कह रहा है मैं क्या करूं, जब से नदी के किनारे वो प्लांट लगा है, वे प्लांट सारा जहरीला केमिकल पानी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से सारी मछलियां मर गई। बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो अपने प्लांट को शहर के बाहर नदी नालों के किनारे इसलिए लगाते हैं कि उनके माध्यम से निकलने वाला जो भी केमिकल है उसके लिए उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, नदी में डाल दिया और नदी बहाकर उसे कहीं दूर लेकर चली जाएगी। उनका मकसद होता है, स्वार्थ तो वो अपना सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन उसके माध्यम से समाज में रहने वाले अन्य, वो मजदूर, वो मछुआरा समुदाय या वो लोग जो पानी से संबंधित व्यापार करते हैं या रोजी रोटी जिनका डेली बेस पर होता है, किस प्रकार से उनकी जिंदगी दूभर हो जाती है, मुसीबत में पड़ जाते हैं वो लोग, वो यहां पर इस परिवार के माध्यम से अरविंद गौड़ जी ने बयान बतलाया हुआ है। पत्नी कह रही है तो आप नदी के दूसरे पार क्यों नहीं चले जाते। पति कह रहा है भाई वहां भी यही हाल है, वहां भी उद्योगों यानी इंडस्ट्री की वजह से मछलियां खत्म हो गई हैं, और अगर किसी ने पकड़ लिया तो अलग मुसीबत, क्योंकि उस पार अपना इलाका नहीं है, किसी दूसरे ने पाल रखा होगा। अब यहां पर पति अपने भाई से कह रहा भाई साहब हम दोनों आपके साथ आपके गांव चलते हैं, हम जंगल में काम कर लेंगे, कम से कम बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर परेशान कि व्यापार मछली का जो रोजगार है पूरी तरह से चौपट, अब भाई से मदद की उम्मीद, लेकिन भाई भी क्या करे, उसके साथ भी प्रॉब्लम है, उसके साथ भी समस्या क्या है कि जिस जंगल की बात यहां पर हो रही है वो जंगल तो है ही नहीं, जंगलों को काट दिया गया है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाने हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने हैं, बड़े बड़े स्कूल्स बनाने हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो जंगलों को काट कर चटियल मैदान बना दिया जा रहा है। अब वो जंगल जहां पर जानवर रहते थे, तरह तरह के पेड़ होते थे, फल फूल होते थे, लकड़ियां वहां पर मिलती थी, लोगों को व्यापार वहां पर मिलता था, डेली बेसिस पे मजदूर वहां पर रहते थे। कहने का मतलब ये कि पेट पालने का बहुत सारा माध्यम वहां पर होता था। जब जंगल ही नहीं रहा तो वहां सारे माध्यम भी अपने आप खत्म। तो यहां पर भाई क्या कह रहा है कि जब वो कहता है चलो हम जंगल में काम करेंगे, तो भाई जवाब दे रहा है कौन से जंगल, कैसे जंगल, हमने विकास के नाम पर सारे जंगल काट दिए, अब वहां कुछ नहीं बचा। जिन पेड़ों के सहारे हम रहते थे वे पेड़ ही नहीं रहे, जिन जानवरों पर हम खाने, कपड़े और दूध के लिए निर्भर थे वे जानवर ही नहीं रहे, हमारे खेत जला दिए गए, नदियां गंदी कर दी गई, अब वहां कुछ नहीं बचा छोटे, सिर्फ धुआं है धुआं। फैक्ट्रियों के कारखानों से निकलता हुआ धुआं जिसने पूरे परिसर को प्रदूषित कर रखा है। देखिए यहां पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज किस तरह से गांव, खेत, खलिहान को तबाह और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वहां पर जो छोटे मोटे जो उद्योग किसानों के से जुड़े हुए, मजदूरों से जुड़े हुए काम धंधे पूरी तरह से चौपट होते चले जा रहे हैं। ये मात्र किस वजह से हो रहा है? क्योंकि चंद फैक्ट्री मालिक, कारखाने मालिक अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कुकर्म करने से जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखलाते हैं। अगला दृश्य, इसमें मजदूर अपनी प्रॉब्लम लेकर गया। देखिए पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मजदूरों की जिंदगी में एक वक्त के रोटी के लिए पैसा तो रहता नहीं कि पैसे से अनाज को खरीदा जाए और पेट भरा जाए। वो अपना इलाज कैसे सही ढंग से कर सकते हैं, यहां पर डॉक्टर और मजदूर के माध्यम से अरविंद गौड़ जी ने इसी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मजदूर कह रहा है डॉक्टर साहब कल रात से मेरी आंखों में जलन हो रही है, हाथ पर भी लाल लाल निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर कह रहा आप काम कहां करते हैं? मजदूर कह रहा है यहीं पास में फैक्ट्री बन रही है, मैं उसी में मजदूर हूं। डॉक्टर कह रहा है आपको धूप और धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई है, आप बाहर धूप में जाते समय चश्मा नहीं लगाते? मजदूर कहता है मैं एक मजदूर हूं डॉक्टर साहब, मैं चश्मा कहां से लगाऊं? दवाई, ये डॉक्टर कह रहा है ये दवाइयां खरीद लेना और पूरी सॉरी
बाह के मोटे कपड़े और चश्मा पहनकर बाहर निकलना। मजदूर जवाब दे रहा है, कह रहा है डॉक्टर साहब मैं मजदूर हूं, बाहर निकलकर काम तो करना ही पड़ेगा और ये सब मैं कहां से लाऊंगा। डॉक्टर कहा देखिए अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। अगला दृश्य, दो तीन आदमी आपस में बात कर रहे हैं। आदमी पहला कह रहा है अरे सब भाग क्यों रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या प्रॉब्लम बताई जा रही है। यहां पर प्रॉब्लम बताई जा रही है बादल के फटने के कारण जहां पर जिस इलाके में यह हादसा होता है वो पूरा का पूरा इलाका सैलाब से तबाही मचाता हुआ, लोगों को बर्बाद करता हुआ निकल जाता है। बादल फट पड़ा है, चारों तरफ तबाही का दृश्य ही दृश्य। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं परेशानी की हालत में कि आखिर कारण क्या है, माजरा क्या है। अरे सब भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया है। ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी सबको बहाता हुआ देखो कैसे प्रलय मचा रहा है। हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे और यहां तक पहुंचे हैं, तुम आगे मत जाना। महिला जो जिसका घर उस इलाके में पड़ता है जहां पर सैलाब आया हुआ, बाढ़ आई हुई, बादल फटा हुआ है, क्या कह रही हो, मेरा घर है वहां पर, मुझे अपने घर जाना है। तीसरा आदमी मेरा, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो, खेत खलियान सब डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा वहां पर। महिला परेशान, परेशान क्यों, उसका बच्चा वहां घर पर रह गया था, पर मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। आदमी दूसरा कह रहा अरे आगे मत जा, अरे कोई रोको इसे। एक मां अपने बच्चे के लिए परेशान, कैसे वो रुके वहां पर, लेकिन लोग उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्टर कह रहा जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड के इस जिले में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। महिला कह रही मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके पास जाने दो, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। औरत दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। सूत्रधार, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूत्रधार का दायित्व तो क्या होता है। वो लोगों के संवादों को कंप्लीट अपने माध्यम से करता है। मौसम के बदलने का लाखों लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम का बदलता चक्र, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात, कभी अकाल कभी बाढ़ कभी सूखा, पिघलते हुए ग्लेशियर, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का असर पड़ता है हम सबकी जिंदगी पर। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जल जमीन और जंगल लगातार दूषित होते जा रहे हैं, खेती की जमीन खत्म हो रही है, सब्जियों में केमिकल आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। हम स्वयं इसलिए हैं क्योंकि हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जंगलों के बेतहाशा कटाई करते चले जा रहे। जंगलों की कटाई हो जाने से पेड़ खत्म हो जा रहे हैं। बारिश जो डायरेक्ट जमीन पर ना पड़ते हुए पेड़ पौधों के माध्यम से जमीन पर आती थी, जमीन को तृप्त करती थी, अब वो जमीन को काटती हुई चली जा रही। यही कारण है कि वहां पर सैलाब आता है। लोग जिस धड़ल्ले से प्लास्टिक की थैलियों का, प्लास्टिक की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सीवर को लॉक कर दे रहा है, ड्रेनेज सिस्टम को बर्बाद कर दे रहा है। लोग इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और उसके और भी दूसरे कारण, बारिश जो कम और ज्यादा होती है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक ऐसा कारण बनता है जिससे तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, नतीजा मौसम अपना असर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और समुद्र किनारे के इलाकों में हर जगह मौसम अपना असर दिखा रहा है। अमीर आदमी, ताकतवर आदमी प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहे हैं। मारता कौन है? किसान। मरता कौन है? किसान, गरीब, आदिवासी, साधन विहीन आदमी जिसके पास पैसा नहीं है। कभी सूखे से मर जाता है, कभी बाढ़ से मर जाता है, तो कभी कर्ज में डूब कर मर जाता है। प्रकृति के समीकरण बिगड़ने से पर्यावरण पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। कारखानों से निकलने वाला केमिकल नदियों का पानी दूषित कर रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ रही है, ओजोन परत पर भी इसका असर पड़ रहा है। शहरों में वाहनों की बेअंतहा तादाद भी बढ़ा दी गई है। नतीजा, जहरीली गैस हमारी सेहत को बर्बाद कर रही।
ये सारी प्रॉब्लम्स और उसकी जड़ हम इंसान, हम मानव जो स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। फिलर्स, स्टूडेंट्स, फिलर्स का एग्जैक्ट मतलब होता है भरने वाला, खाली जगह को पुर करने वाला। बट यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब नुक्कड़ नाटक में जो भी किरदार, जो भी कैरेक्टर्स आपस में संवादों के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं और बात करने के पीछे जो उद्देश्य होता है सुनने वाले लोगों को अपना संदेश देना, तो उन दोनों के डायलॉग्स के बीच में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रश्न के तौर पर सुनने वाले ऑडियंस, जो दर्शकगण हैं, उनके दिमाग में पैदा होती कि आखिर ऐसा क्यों। तो फिलर्स का मुख्य रोल जो होता है, जो काम होता है, वो ये कि नुक्कड़ नाटक के एंडिंग में पहुंचकर वो क्वेश्चन आंसर के तौर पर उन डाउट्स को, उन शंकाओं को हल करने का अपने तौर पर प्रयास करते हैं। क्वेश्चन किया जाता है, उसका आंसर वहीं से आपको मिल जाता है, यानी सुनने वाला मुतमईन हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसको वो संदेश पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है। यहां पर प्रश्न किया जा रहा है, मैडम हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है? ये जहर हमने फैलाया है क्या? पेट्रोल डीजल यूज ना करो, कोयला यूज ना करो तो गाड़ियां, ट्रेनें, कारखाने कैसे चलेंगे? और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल गई तो इससे क्या अंतर पड़ता है? ये कौन कह रहा है? वो कह रहा है जिसका काम बिजनेस है, जिसका काम कारखानों को स्टेबल करना है, जिसका काम कारखानों के माध्यम से, मिलों के माध्यम से, इंडस्ट्री के माध्यम से अपना फायदा हासिल करना। समाज में रहने वाला आम इंसान इससे कितना भी त्रस्त क्यों ना हो, कितना भी प्रॉब्लम में क्यों ना पड़े, इससे इनको जरा भी फर्क, जरा भी चिंता इनके मन में पैदा नहीं होती है, कोई इनको एहसास नहीं होता है। जवाब दिया जा रहा है, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि क्या अंतर पड़ता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि ओजोन की परत, ओजोन लेयर खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे उसमें छेद होता जा रहा है, मौसम बदल रहा है, खेती बर्बाद हो रही है, जिंदगियां तबाह हो रही हैं। क्या वो असर नहीं है? पशु पक्षी भी गायब हो रहे हैं। क्या ये असर नहीं है? हमारी हवा में, हमारे पानी में, हमारी जमीन में, हमारे शरीर में जहरीली गैसें फैल रही हैं। क्या ये असर नहीं है? ये सब कुछ जानते हुए भी हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह गड़ाए हुए हैं। दूसरा सवाल आ जाता है, खेत में अगर दवा ना डालें, यूरिया ना डालें, कीटनाशक ना डालें तो अच्छी फसल कैसे होगी? अपने बीवी बच्चों का पेट भी तो पालना है। जवाब मिलता है कीजिए, पर इससे आपकी जमीन बंजर हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन करने के चक्कर में जमीन को बंजर करने के पीछे पड़ गए हैं, वहां कुछ नहीं उगेगा। आने वाले वक्त में आपको तो मिल जा रहा है, आने वाली नस्ल भूखों मरेगी। यूरिया डालने की वजह से सब्जियों में केमिकल आ रहा है जिसका इस्तेमाल हम धड़ल्ले से कर रहे हैं और उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। सवाल अगला उठता है, मैडम जी अगर बड़े बड़े कारखाने नहीं लगाएंगे तो विकास कैसे होगा? जवाब मिल रहा है उनको भी, किसने रोका है कारखाने लगाने से, विकास करने से? लेकिन जहां खेती होती है वहां कारखाने मत लगाओ। वहां कारखाने लगाओगे तो पेड़ काटोगे, जंगल कटेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। जैसे सवाल फिर पैदा होता है, हमें क्या लेना ग्लोबल वार्मिंग से? अगर बाहर गर्मी पड़ती है तो मैं अपने घर में एसी चला लूंगा। स्वार्थ, खुदगर्जी, सेल्फिश जिसे आप बोलते हैं, ऐसी सोच यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से पैदा हो रही है। इससे कौन सी मेरी भैंस की पूंछ उखड़ जाएगी? और अगर उखड़ भी गई तो मैं अपनी भैंस को भी एसी में बिठा लूंगा, मुझे क्या अंतर पड़ता है? ये वो इंसान कह रहा है जिसके जो धन धान्य से परिपूर्ण है, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं। लेकिन ये इंसान ये नहीं सोच रहा है कि इस समाज में रहने वाले मुझ जैसे चंद लोग हैं, अधिकतर आबादी उनकी है जो एक वक्त का भर पेट अनाज तक हासिल नहीं कर पाते। जवाब दिया जाए, ठीक है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं पड़ता लेकिन कल पड़ेगा। ऐसे लोग जो गलतफहमी के शिकार रहते हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ना, उनको नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाली उन्हीं की नस्ल आने वाली तबाही से किस तरह से तड़प उठेगी, परेशान हो जाएगी, इस बात की इनको जरा भी चिंता या इनको ज्ञान नहीं होता है। रेगिस्तान में बर्फ पड़ रही है। कुछ साल पहले यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में बर्फ पड़ी, ठीक है, चला लो एसी, लेकिन याद रखना, रहना इसी दुनिया में, चांद पर नहीं। रहोगे तो यहीं पर, कहीं ना कहीं तो आपको भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। सवाल फिर पैदा होता है, फलां के घर में 20-20 एसी हैं तो लोगों को क्या फर्क पड़ता है? वे अपने स्विमिंग पूल का पानी रोज बदलते हैं, उनके घर में 3-3 गाड़ियां, एक उनकी बीवी के लिए, एक उनके कुत्ते के लिए। पैसा है तो खर्च तो करेंगे ही। ये धन बोल रहा है, धन का घमंड बोल रहा है। उत्तर मिलता है, आप पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस
को खर्च करने के लिए, प्राकृतिक संसाधन को खर्च करने के का किसी को कोई हक, कोई अधिकार नहीं बनता। आपके पास पैसा है, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस हम सबके हैं। समाज में रहने वाला हर एक इंसान उसका हिस्सेदार है। किसानों के हैं, गांव वालों के हैं, गरीबों के हैं, हम सब के हैं। उसे बर्बाद करने का किसी को कोई हक नहीं बनता। फर्क पड़ता है साधनहीन, जिनके पास साधन नहीं, जिनके पास जरिया नहीं, जिनके पास माध्यम नहीं, ऐसे लोगों को फर्क पड़ता है उनको जिनके पास कुछ भी नहीं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि गैस, तेल, कोयला बहुत सारा है, कभी खत्म नहीं होगा। पर गैस कितने साल चलेगी? कोयला कितने साल चलेगा? पेट्रोल, डीजल कितने साल चलने वाला है? आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्ल को हम सब मिलकर अंधे युग में ढकेल रहे हैं। क्या चाहते हो? लोग पानी के लिए युद्ध करें, आपस में लड़ाई करें, मार काटो, खून गारत तो यहां पर हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ लेकर चलें, खाने के लिए एक दूसरे को नोच डालें। प्रकृति से खेलकर हम बर्बाद कर रहे हैं खुद को और आने वाली पीढ़ियों को। सवाल फिर पैदा हो जा रहा है, मेरी फैक्ट्री है दवाइयों की, अब मैं अपनी फैक्ट्री का वेस्ट कहां डालूंगी? वो कचरा जो निकलता वो कहां मैं फेंकूंगी? ये समुद्र बहुत बड़ा है, वहां पर सब कुछ डाइल्यूट, वहीं पर तबाह खत्म हो जाता है, गल जाता है, पिघल जाता है। जवाब मिलता है उसको भी, लाखों मछलियां मरती हैं। इस समुद्र के सहारे जीने वाले मछुआरे बेरोजगार हो जाते हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, गायब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम समुद्र को प्रदूषित, पॉल्यूटेड कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको कारखानों से पैसा मिलता है। उनको फर्क पड़ता है जो बेजुबान है, वो जानवर जो बोल नहीं सकते। प्रश्न फिर किया जाता है, हाइड्रो प्लांट नहीं लगाएंगे तो बिजली कहां से पैदा होगी? जवाब दिया जा रहा है उनके हिसाब से, हम शोर इसलिए मचाते हैं क्योंकि आप लोग बहरे हैं। हम लोग शोर मचाते हैं उन लोगों को सुनाने के लिए, लोग जो सुनना नहीं चाहते। क्यों हम सोलर प्लांट नहीं लगा सकते? सोलर प्लांट इतने महंगे क्यों हैं? वे लोगों की पहुंच से परे क्यों हैं? जितनी कीमत में न्यूक्लियर प्लांट लगता है उतनी कीमत में हजारों विंडमिल लग सकते हैं, जिससे करोड़ों लोगों को बिजली मिल सकती है। हम सब मिलकर इसे प्रोत्साहन क्यों नहीं देते? इस पर रिसर्च क्यों नहीं करते? जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में परिवर्तन, बदलाव आ रहा है, क्या इस पर रिसर्च की जरूरत नहीं है? उसके लिए एक्शन लेना क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? श्रीनगर में जो हुआ, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, भोपाल गैसकांड में जो हुआ, क्या यह सब चेतावनी नहीं है? क्या अब भी संभल जाओ, अगली बारी तुम्हारी है। जिसे हम आज बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी वो हमारी पूरी सभ्यता को भी बर्बाद कर सकता है। वक्त है संभालने का, सोचने का, एक्शन लेने का। यहां पर स्टूडेंट्स लास्ट में, अंत में 3 पंक्तियां दी गई हैं जो पूरी तरह से मौसम नुक्कड़ नाटक का जो मूल उद्देश्य लोगों तक पहुंचाने का है वो यही कि अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि प्रकृति हंस पड़ेगी। जिस स्वार्थ सिद्धि के लिए बिना सोचे समझे अंधाधुंध तुम समाज को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हो, वहां पर रोक लगाने की आवश्यकता है, वहां पर बंदिश लगाने की आवश्यकता है, वहां पर खुद को, खुद की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अपने आप को चेताने की आवश्यकता है कि यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया, हम तो फायदा उठाते रहेंगे और उठाकर चले जाएंगे। लेकिन आने वाली नस्ल जो हमारी अपनी खुद की होगी, जब वो आएगी, वो हमसे, हमारे बारे में सोचेगी, क्या सोचेगी, जो सवाल करेगी उसका जवाब क्या होगा? क्या हम इतने खुदगर्ज थे, हम इतने लालची थे कि हमने अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए, हमने आने वाले भविष्य का, यानी आने वाली नस्ल का जरा भी परवाह नहीं किया, जरा भी उनके बारे में नहीं सोचा। इसीलिए लेखक यहां पर कह रहे हैं कि अब हमें इस ओर ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो प्रकृति जिस तरह से हमसे बदला लेने पर तुल गई है, इंसान के अंदर इतनी शक्ति नहीं, इतनी ताकत नहीं कि प्रकृति का वो सामना कर सके। यही कारण है कि चारों तरफ मौसम का जो रुझान, जो बदलाव आप देख रहे हैं, उसका कारण कोई और नहीं, हम इंसान खुद ही हैं। तो अब हमें इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स,
इस नुक्कड़ नाटक मौसम के माध्यम से मैंने आप लोगों को पूरे नुक्कड़ नाटक के जितने भी दृश्य हैं उनकी व्याख्या आप लोगों के सामने सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझेंगे और इस विशेष अध्ययन के इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो 10 अंकों के लिए है, आप बड़ी सरलता के साथ अंकों की प्राप्ति कर सकेंगे। हम लोग जल्द ही फिर से मिलेंगे अगले नुक्कड़ नाटक अनमोल ज़िंदगी के माध्यम से। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा। धन्यवाद।